जहां ट्रंप न्यूक्लियर टॉक की सफलता की गुंजाइश ईरान के साथ तलाश रहे हैं, वहीं पुतिन को ऐसा लगता है कि ये बातचीत डिरेल होगी और सबसे पहले इजराइल को ही ईरान के साथ दो दो हाथ करना होगा। और इसी के मद्देनजर इजराइल ने अपने एयरफोर्स की तैयारी को अंजाम देना शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक को आगे बढ़ाने और न्यूक्लियर टॉक को एक परिणति तक ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं नेतन्याहू को ऐसा लगता है कि ट्रंप ईरान के दांव में फंस चुके हैं। वो ईरान जो एक तरफ रूस के साथ संधि कर रहा है, वो ईरान जो दूसरी तरफ चीन को साध रहा है, और दोनों ही देखें तो अमेरिका के दुश्मन हैं। और ख़ास तौर पे आप देखें तो ईरान कतई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल भी नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत अपनी शर्तों पर कर रहा है। और इसीलिए पुतिन को ऐसा लगता है कि ये बातचीत अगर डिरेल हुई तो ईरान का हमला सीधे तौर पर इजराइल के ऊपर होगा, उसके एयर डिफेंस एसेट के ऊपर होगा। उसी तरह जैसे कि 2024 में अप्रैल और सितंबर के महीने में ईरान ने दो बार हम देखें तो इजराइल के ऊपर पुरजोर तरीके से हमला बोला, ऑपरेशन प्रॉमिस 2 को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। और इस बार भी पेजेस्कियान उसी तरह की हमले को दोहराने की तैयारी में हैं। ये इनपुट जैसे ही मिला है इजराइल को, इजराइल ने दूसरी बड़ी तैयारी अपने सैन्य फोर्सेस के अलावा आप देखें तो वॉर कैबिनेट की बैठक बुला के की है। नेतन्याहू अपने वॉर कैबिनेट की बैठक में इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि इजराइल कितना तैयार है, कितना वेल प्रिपेयर्ड है, अगर ईरान उसके ऊपर हमला करता है तो किस तरह से निपटा जाएगा। और इसी तैयारी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स जो इजराइल का है वो पूरी तरह से स्क्रैम्बल होकर उस तरह के युद्ध के वातावरण में, उस तरह की चुनौती में और उस तरह की चुनौती से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। जब ईरान का हमला इजराइल के ऊपर होगा तो इजराइल कैसे बचेगा, क्योंकि इस बार अगर ईरान हमला करता है तो पिछले बार की तरह आप देखेंगे कि फिर 200 से 300 मिसाइल जो हैं वो दरअसल इजराइल के ऊपर ईरान छोड़ेगा और टारगेट पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, टारगेट पर ईरान की एयर बेसेज होंगे, मिलिट्री एसेट्स होगा। और जाहिर तौर पर आप देखें तो तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक इजराइल के ठिकाने होंगे। इस बात से जैसे ही दरअसल मोसाद के इनपुट से इजराइल लवरेज हुआ है, मोसाद का इनपुट जो कि इजराइल को अलर्ट पर रखा हुआ है कि बातचीत डिरेल होने की पूरी संभावना है और ऐसे में सीधे तौर पर ईरान का हमला इजराइल के ऊपर आएगा। नेतन्याहू चौकन्ना हुए, उन्होंने अपने सेना को पूरी तरह से चौकस रहने की बात कही, कैबिनेट की बैठक बुला ली और तैयारियों का जायजा लेते हुए ईरान से दो दो हाथ करने की तैयारी में अब सीधे तौर पर देखें तो इजराइल जुटा हुआ है। इस बीच जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका भले ईरान के साथ संधि चाहता हो, लेकिन ईरान के दाव जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 20 साल के लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को ईरान ने रूस के साथ अंजाम दिया है। वो रूस जो ईरान के सबसे बड़े हम देखें तो इस वक्त आर्म सप्लायर के तौर पर है। ईरान की मिसाइल प्रोग्राम में रूस की भूमिका है। एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर देखें तो S-300 और S-400 जो है रूस ने ईरान को दे रखा है ताकि वो अमेरिका और इजराइल के हमले से बच सके। और इतना ही नहीं, जिस तरह से फिलहाल मौजूदा दौर में ईरान के विदेश मंत्री ने चीन की तरफ रुख किया है, चीन की यात्रा पर है, वहाँ चीन से बातचीत हो रही है कि किस तरह से अमेरिका के साथ जो है स्टॉक को आगे बढ़ाना है या स्टॉक को कहाँ तक ले जाना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की स्थिति ईरान की क्या होगी। तो ईरान अपने दो बड़े पार्टनर यानी एक तरफ रूस और एक तरफ चीन को साध रहा है। अमेरिका से बातचीत के टेबल पर भले ही ओमान के मध्यस्थता के मद्देनजर ईरान बैठा हुआ है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है जिसकी गुंजाइश ट्रंप तलाश रहे हैं और जिसको लेकर ट्रंप आशान्वित हैं। जो रोम में बातचीत हुई है उस बातचीत के नतीजे आपके सामने हैं। रोम में जो बातचीत हुई उसमें यूएस इन्वॉय स्टीव विटकॉफ के साथ ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची शामिल हुए। तकरीबन 4 घंटे की बातचीत चली और अब अराक्ची खुद बीजिंग के दौरे पर हैं, जहां पर वो आप देखें तो बीजिंग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीजिंग को जिसके मदद से आप देखें तो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी हूती इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि इजराइल ने जो ब्लेम किया, इजराइल ने जिस तरह के दावे किए उसके मुताबिक अगर आप देखें तो लगातार चीन की मदद ईरान और हूती को मिल रही है। और खुद अगर देखें तो अमेरिका ये बात स्वीकार कर चुका है कि हूती के पास जिस तरह के सेटेलाइट मैप, जिस तरह के सेटेलाइट इमेजरी दरअसल आ रही है, जिसके कारण वो पिन पॉइंट स्ट्राइक रेड सी में कर रहा है अमेरिकी एसेट्स के खिलाफ या फिर इजराइल में कर रहा है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वो सेटेलाइट कंपनी है जो कि चीनी है। वो सेटेलाइट कंपनी है जो कि आप देखें तो चीन की सेना से लिंक्ड है
है और ऐसे में ये बात कोई और नहीं, खुद यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट कह चुका है। यानी पूरे ही फलक पर आप देखें तो जो सुपर पावर की लड़ाई है वो पुरजोर तरीके से आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ईरान सबसे बड़ी ताकत के तौर पर अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में खड़ा है, जो दो हाथ एक तरफ अमेरिका से भी कर रहा है, इजराइल से भी कर रहा है। इस वक्त आप देखें तो हमास बेहद कमज़ोर भले ही है, लेकिन हमास के खिलाफ लगातार गजा की ज़मीन पर इजराइल के हमले जारी हैं। संधि के बाद अगर देखें तो हिजबुल्लाह शांत जरूर है, लेकिन अगर आप हूती को देखें तो हूती जो कि सबसे बड़ा प्रॉक्सी आज की तारीख में ईरान का है, वो सीधे तौर पर एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल के लिए चैलेंज बना हुआ है, जिसके खिलाफ आप देखें तो अमेरिका 15 मार्च से लेकर अब तक कई बड़े हमले कर चुका है। पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखें तो तकरीबन 200 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं। इस हमले में सिविलियन कैजुअलिटी को लेकर यूएन ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि इस तरह के हमले जिसमें जान माल का नुकसान हो रहा है, इससे अमेरिका को बचना चाहिए। बावजूद इसके अमेरिका आप देखें तो रेड सी में 2 बड़े अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर चुका है, जिसमें कार्ल विल्सन अभी आकर ज्वाइन किया है, यूएसएस ट्रूमैन इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार बना हुआ है। उसके साथ ही दियो गार्सिया में B-2B बॉम्बर को तैनात करके वहां से उड़ान भरते हुए टनल बस्टर बम के जरिए आप देखें तो यमन की ज़मीन में हूती के खिलाफ बड़े हमले को अमेरिका लगातार अंजाम दे रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 13 लोग और मारे गए हैं। सना की तरफ बड़ा हमला हुआ है, उससे पहले हदेदा, और साथ ही देखें तो जो रेड सी के पोर्ट्स हैं दरअसल जो कि बैकबोन इकोनॉमिक तौर पे माने जाते हैं हूती के, उस पर भी बड़े हमले को लगातार अंजाम देने की कोशिशें अमेरिका की तरफ से जारी हैं। और इस तरह से अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं आने वाले 24 तारीख को होने वाली उस बातचीत में, जिसके नतीजे दरअसल तय करेंगे कि किस तरह से ईरान आगे बढ़ेगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा। ईरान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें वो तो साफ तौर पर कह चुका है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल नहीं करेगा, तो क्या अमेरिका उसकी शर्तों को मानेगा? अगर नहीं बातचीत डिटेल होती है तो क्या एक बड़े जंग का आगाज होगा, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है, और जिसकी संभावना को देखते हुए इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी शुरू की है इस वक्त ईरान के खिलाफ, जो कि संभावित तौर पे इजराइल के खिलाफ हमला कर सकता है। तो ये मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, और इस स्थिति के मद्देनजर हम देखें तो अमेरिका भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि अगर उसने रेड सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं तो जाहिर तौर पर ईरान पर भी दबाव बनाने के लिए तैनात किए हैं। और अगर ईरान ने आप देखें तो पूरी तरह से गल्फ ऑफ पर्सियन इलाके में अगर 3 बड़े द्वीपों पर अपने मिसाइल एसेट्स तैनात कर दिए हैं, तो ईरान को ही पता है कि किसी भी वक्त जो है उसे 2 हाथ अमेरिका से भी करना पड़ सकता है। और इस तरह दोनों तरफ से डिटेरेंट, दोनों तरफ से वॉर एंड वेपनरी के तैनाती के साथ साथ आप देखें तो वॉर ड्रिल होते हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बात की तरफ इंगित करते हुए संभावनाओं को दर्ज कर रहे हैं कि कभी भी मिडिल ईस्ट एक बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है। जाहिर है कि इस वक्त अगर आप इजराइल के खिलाफ फ्रांस के बयान को देखें तो ये अपने आप में नेटो में पड़ी फूट का भी एक तरह से परिचायक है, जिसमें फ्रांस की मदद जो है वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के कॉज को मिलती नज़र आ रही है, जिसके कारण इजराइल खपा है। और इस वक्त वो ताकत इजराइल को अमेरिका या फिर नेटो से नहीं मिल रही जैसा कि पहले मिलती हुई दिखाई दे रही थी, और इसलिए इजराइल की तैयारी का अपना जो पूरा का पूरा हम देखें मसौदा, वो भी हम सबके सामने देख सकते हैं। इसलिए आने वाले वक्त पर हमारी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। आने वाला वक्त जो है वो बेहद खतरनाक हो सकता है अगर ये बातचीत डिटेल होती है, और इसके परिणाम भीषण हो सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी विश्लेषण आगे हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए विदा।